हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जुडिशियल सक्सेस। माय नेम इज रेवन सिंह। दोस्तों, यदि आप एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी एडीपीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज वेल एज आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं हमारे ऐप को डाउनलोड करके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है हमारे एप्लीकेशन का और टेलीग्राम चैनल का। साथ ही साथ मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंशन कर रखे हैं, वहाँ जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग की और जजमेंट राइटिंग की जो क्लासेस है वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक जुडिशरी प्रीलिम्स रिवीजन क्विज लेके आया हूँ 20 क्वेश्चंस का। उसके अंदर हम रेगुलर बेसिस पे अल्टरनेट डे 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और जिससे आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल। मतलब इनमें से कौन महाअधिवक्ता अपॉइंट या नियुक्त नहीं किया जा सकता। ए, एन एडवोकेट ऑफ 66 ईयर्स ऑफ एज, एक अधिवक्ता जिसकी आयु 66 वर्ष हो। बी, एन एडवोकेट हु हैज नॉट प्रैक्टिस इन सच स्टेट। बी ऑप्शन कहता है कि उस अधिवक्ता ने उस स्टेट में प्रैक्टिस नहीं की हो। तीसरा, एन एडवोकेट हैविंग 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एट बार, एक ऐसा अधिवक्ता जिसकी 7 साल की प्रैक्टिस हो। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो अब इसे हमें समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि एडवोकेट जनरल है या महाअधिवक्ता आर्टिकल 165 के अंदर मेंशन्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 165 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो महाधिवक्ता की बात करता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, उसके अंदर कोई भी एज का बाउंडेशन नहीं है या एज की कोई लिमिट नहीं है। मतलब किसी भी आयु का व्यक्ति महाअधिवक्ता हो सकता है। लेकिन उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो है, जो भी एलिजिबिलिटी हाईकोर्ट जस्टिस की होगी वही की वही एलिजिबिलिटी एडवोकेट जनरल की होगी, तभी उसे एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जा सकता है। और जो हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी है वो ये है कि या तो वो हाई कोर्ट का जस्टिस रहा हो 5 साल, या फिर वो उसकी जो प्रैक्टिस हो वो हाई कोर्ट में 10 साल या उससे अधिक हो। यानी एटलीस्ट उसकी 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। तो जो सी इसका आंसर है वो होगा, एन एडवोकेट हैविंग 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एक बार। यानी क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन एडवोकेट जनरल अपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब जिसकी 7 साल की प्रैक्टिस है वो अपॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए एडवोकेट जनरल के लिए। तो आंसर विल बी सी। सेकंड है, अ जज ऑफ हाई कोर्ट में बी राइटिंग अंडर हिज हैंड रिजाइन हिज ऑफिस टू हुम सच रेजिग्नेशन शुड बी एड्रेस्ड। यानी हाई कोर्ट का जज है वो किसे रेजिग्नेशन देगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या गवर्नर ऑफ द स्टेट, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। यानी चारों में से किसको रेजिग्नेशन देगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, तो फिर वो रेजिग्नेशन देंगे किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देंगे। कॉलेजियम सिस्टम से जरूर अपॉइंट होते हैं, लेकिन जो उनका अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को ही देंगे। तो आंसर विल बी डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which provision of the Constitution of India abolished untouchability and forbids its practice? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी या छुआछूत को मतलब प्रोहिबिट करता है या निषेध करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18। आंसर इज आर्टिकल 17। सी इसका आंसर होगा, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Which provision of the Constitution confers upon a High Court the power to punish for contempt of itself? यानी जो भी व्यक्ति हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट करेगा, अवमानना करेगा, तो उसको कौन से आर्टिकल के तहत पनिशमेंट मिलेगी। चार ऑप्शन है, आर्टिकल 215, आर्टिकल 217, आर्टिकल 225 व आर्टिकल 226। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 कहता है हाई कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एंड इसका कोई कंटेम्प्ट करेगा तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उसे पनिश कर सके। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी कंटेम्प्ट करेगा वो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो उसे पनिश कर सके। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आंसर विल बी 215। हाई कोर्ट के केस में हाई कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 215 में कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, एज वेल एज हाई कोर्ट के पास पावर होगा कि यदि कोई भी व्यक्ति उसका कंटेम्प्ट करता है तो। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स देयर आर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी होते हैं उसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक, दो, तीन, या फिर एक और दो दोनों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीन पार्टीज होती है, आप ये हमेशा याद रखिएगा, तीन पार्टीज होती है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तीन पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी के अंदर। तो तीन ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, किस किस के बीच होंगे, एक तो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होगा, और एक क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होगा, और एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रिंसिपल डेटर व श्योरिटी के बीच में। तो तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। Answer will be 3. Under which section of CRPC procedure by police upon seizure of property is defined?
ए सेक्शन 455, बी सेक्शन 456, सी सेक्शन 457 और डी 458। तो आंसर होगा सेक्शन 457। 457 के अंदर प्रोसीजर बता रखा है पुलिस का कि सीजर कैसे होगा, सीजर किसी भी प्रॉपर्टी का वो कैसे होगा। क्वैशिंग ऑफ एफआईआर इनहेरेंट पावर इज इन्वेस्टेड इन विच कोर्ट। जो क्वैशिंग ऑफ एफआईआर होती है, एफआईआर को जब भी क्वैश करवाना होता है, जब उसके अंदर जो तथ्य होते हैं वो झूठे होते हैं या फिर जो ऑफेंस है वो प्रतीति नहीं होता है, तो जब किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई भी एफआईआर होती है तो वो उसे क्वैश करवाना चाहता है यानी मिटाना चाहता है या खत्म करवाना चाहता है, तो कौन सी कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं? ऑप्शन आर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ, बी एंड सी बोथ। तो इसका आंसर है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 482 सीआरपीसी के अंदर इनहेरेंट पावर्स दे रखे हैं। Under which section of the CRPC appropriate government may, without the consent of the person sentenced, commute the punishment? सेक्शन 432, सेक्शन 433, सेक्शन 433A या फिर सेक्शन 434। यानी किस धारा के तहत जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो बिना उस अपराधी की मर्जी के, बिना उस अपराधी के कंसेंट के उसकी जो पनिशमेंट है वो कम कर सकती है या कम्यूट कर सकती है। तो इसका आंसर आएगा सेक्शन 433। सेक्शन 433 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है? ऑप्शन ए इज ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट्स, ऑप्शन बी इज ऑल पब्लिक सर्वेंट्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ऑप्शन सी इज जजेस आर पब्लिक सर्वेंट्स, ऑप्शन डी आर आर्मी ऑफिसर्स आर पब्लिक सर्वेंट्स। अब पहला है ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट्स। गवर्नमेंट सर्वेंट सेक्शन 14 में डिफाइंड है और पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी में डिफाइंड है। अब पहले में कह रहा है कि सारे सरकारी कर्मचारी या भी सारे सरकारी जो सेवक होंगे वो लोक सेवक होंगे, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि पब्लिक सर्वेंट एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट भी इंक्लूडेड होते हैं। फिर है सी ऑप्शन आपका है जजेस आर पब्लिक सर्वेंट्स, यानी जज है वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। जी बिल्कुल दे रखा है, एक्सप्लेनेशन के अंदर दे रखा है कि जजेस होंगे वो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। फिर डी है आर्मी ऑफिसर्स आर पब्लिक सर्वेंट्स। जी कमीशन ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स दोनों दोनों के दोनों पब्लिक सर्वेंट होंगे, लोक सेवक होंगे क्योंकि वो सरकार से एक वेतन प्राप्त करते हैं। फिर बी वाला स्टेटमेंट है वो एक बार ध्यान से देखिए, ऑल पब्लिक सर्वेंट्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लोक सेवक है वो सरकारी नौकर हो, सरकारी सेवक हो या नहीं हो। ऑल पब्लिक सर्वेंट्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन विल बी ऑल पब्लिक सर्वेंट्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एनी पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेज इन ट्रेड और बिजनेस इट इज ऑफेंस अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 166, सेक्शन 160B, सेक्शन 167, सेक्शन 168। यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी लोक सेवक अनलॉफुली एंगेज होता है किसी ट्रेड के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर, है ना, अवैध रूप से कोई भी बिजनेस करता है अपना प्राइवेट या साइड में कोई भी बिजनेस करता है या ट्रेड करता है या कोई ऑक्यूपेशन को वो प्रैक्टिस करता है, तो ये कौन से सेक्शन के अंदर ऑफेंस होगा? तो आंसर विल बी 168। सेक्शन 168 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन 168 के अंदर पनिशमेंट डिफाइंड है यदि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेज होता है किसी भी ट्रेड में या बिजनेस में। विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी? सेक्शन 108 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 305 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी या सेक्शन 203 ऑफ सीआरपीसी, ये चार ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? डबल जियोपार्डी के लिए प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर भी डिफाइंड है, लेकिन सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 300 इसकी बात करता है। द करेक्ट आंसर विल बी सेक्शन 300। क्वेश्चन नंबर 12 इज जज इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी? जज को या न्यायाधीश को किस धारा के अंदर डिफाइन कर रखा है आईपीसी के अंदर? सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 या सेक्शन 20 ऑफ द आईपीसी? तो करेक्ट आंसर विल बी सेक्शन 19 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 19 इज द करेक्ट आंसर। Which provision stipulates that lunatic can competent witness? Section 84 of the IPC, Section 118 of the Indian Evidence Act या Section 119 of the Indian Evidence Act या फिर none of the above? Section 84 भी बात करता है lunatic की, यानी कि जो एक्ट होंगे lunatic के उन्हें ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या है कि कौन सा प्रोविजन lunatic को कॉम्पिटेंट विटनेस कंसिडर करता है कि lunatic है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 118 धारा 118। The Indian Evidence Act 1872 applies to proceedings before an arbitrator, departmental proceedings, judicial proceedings before courts या all of the above? यानी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? या तो प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर,
या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जो डिपार्टमेंटल मैटर्स होते हैं, किसी भी विभाग के अंदर कोई मैटर चल रहा है या फिर किसी को बुलाया है, किसी पे कोई आरोप लगे, एलिगेशंस लगे, या जुडिशियल प्रोसीडिंग जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वहां पे। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट कहां पे लागू होगा? कोर्ट्स में होगा ना, जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान होगा। तो आंसर विल बी जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट्स। Which provision stipulates that agreement in restraint of legal proceedings is void? यानी ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल प्रोसीडिंग के रेस्टोरेंट में किया गया है वो वॉइड होगा। ये किस सेक्शंस में बता रखा है, कौन से प्रोविजन में बता रखा है? सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, या सेक्शन 27, या सेक्शन 28, या सेक्शन 29? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। करेक्ट आंसर विल बी सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। A agrees to buy from B a certain horse. It turns out that the horse was dead at the time of bargain, though neither party was aware of the fact. The agreement is void, voidable, enforceable या illegal। यानी A B से एक हॉर्स लेना चाहता है और A और B बार्गेनिंग कर रहे होते हैं और बार्गेनिंग कर लेते हैं, लेकिन बार्गेनिंग के टाइम वो हॉर्स की मृत्यु हो जाती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर एग्रीमेंट करते हैं। तो ये एग्रीमेंट क्या वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, इन्फोर्सिबल होगा या इलीगल होगा? अब ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड होगा। उसका रीजन क्या है? नाइदर ऑफ द पार्टी अवेयर अबाउट दैट फैक्ट, यानी दोनों पार्टीज को पता नहीं कि वो हॉर्स की मृत्यु हो चुकी है। जिस घोड़े की वो डील कर रहे हैं, जिस घोड़े का वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो तो मर चुका है, मृत है वो तो दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस के अंदर ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर ये एग्रीमेंट वॉइड होगा या शून्य होगा। आंसर विल बी वॉइड। According to Section 143 of the Indian Contract Act 1872, any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is valid, invalid, illegal या none of the above। यानी कोई भी गारंटी ली गई है मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस में, जो भी मटेरियल सर्कमस्टांसेस है उस पर, तो इसका आंसर क्या होगा? इनवैलिड द करेक्ट आंसर। द प्रोविजन ऑफ द MP Accommodation Control Act shall be applicable in म्यूनिसिपल एरियाज, ऑल एरियाज, अर्बन एरियाज या स्पेसिफाइड एरियाज? ये लोकल एक्ट से क्वेश्चन है, लोकल लॉ से क्वेश्चन है। जो प्रोविजंस होंगे MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के वो कहाँ एप्लीकेबल होंगे? म्यूनिसिपल एरियाज में होंगे, ऑल एरियाज में होंगे, अर्बन एरियाज में होंगे या स्पेसिफाइड या सर्टेन एरियाज में होंगे? तो इसका आंसर होगा स्पेसिफाइड एरियाज। अंडर MP लैंड रेवेन्यू कोड हु इज द ओनर ऑफ ऑल लैंड्स ऑफ द स्टेट? MP लैंड रेवेन्यू कोड के तहत जितनी भी लैंड है स्टेट की, उसका ऑनर, उसका मालिक या स्वामी कौन होगा? यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, भूस्वामी यानी उस भूमि का जो स्वामी है वो मालिक है, या फिर हु कैरीज ऑन एग्रीकल्चर, या उस पर जो किसानी या खेती कर रहा है वो? तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट विल द करेक्ट आंसर। जो भी लैंड होगी MP लैंड रेवेन्यू कोड के तहत, वो सभी का जो मालिक होगा वो स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार होगी। Against any order passed by rent controlling authority under any section of the chapter 3 of the act, only appeal shall lie, appeal shall not lie, only revision shall lie, या both appeal and revision shall lie? The correct answer will be only revision shall lie। तो दोस्तों आपके जितने भी आंसर सही हों तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर है या जो भी मार्क्स हैं वो प्लीज़ बताइएगा, जिससे आपको पता लग सके कि जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका स्कोर क्या बन रहा है, कितने स्कोर उनके बन रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।